चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो आज के सबसे बड़े डेवलपमेंट पहले आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे और 20 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम कटे भी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि अब योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में ही रहना होगा, समाजवादियों ने पहले ही उनकी घर वापसी करा दी है। और साथ ही अखिलेश यादव ने बड़ी बात यह भी बोली कि अब किसी और नेता की एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं होगी, बीजेपी से किसी और को शामिल नहीं करेंगे, एक की जगह खाली है। अब ये इशारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, इसके मायने समझ नहीं आए कि वो एक व्यक्ति ये अभी सीक्रेट बना हुआ है। इसी बीच मायावती के जन्मदिन के अवसर पर बीएसपी ने भी अपने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 14 मुसलमान। चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन उनका नहीं होने वाला है। लेकिन इस बीच गठबंधन चंद्रशेखर की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं हुआ। भीम आर्मी चीफ ने भी यह ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव को ना तो दलितों की जरूरत है ना उनकी चिंता है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी चंद्रशेखर रावण पर आज जबरदस्त निशाना साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से। शेखर को देने के लिए तैयार भी था, लेकिन चंद्रशेखर से बात नहीं बनी और वो लगातार फोन पर बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी से ऑर्डर्स ले रहे हैं। वो किसके कहने पर आए थे ये मालूम नहीं। तो देखें आपने अलग अलग खेमों की ये जो पूरी रणनीति है, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बीएसपी की हो, चंद्रशेखर रावण जो अपने तरह की एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है वो अब मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद 18 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि चुनावों को लेकर एक रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि इन 18 सालों में, जो बीते 18 साल उत्तर प्रदेश के रहे हैं, कभी किसी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर परंपरा तोड़ने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। इससे पहले के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री पद पर अपनी सेवाएं दी। लेकिन आखिरी बार जो चुनाव लड़ा था, अगर अब अभी योगी आदित्यनाथ को आप हटा दें, तो आखिरी बार जो चुनाव लड़ा था वो मुलायम सिंह यादव ने लड़ा था 18 साल पहले। मुलायम सिंह यादव ने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता ये चुनाव लड़कर साबित की। और अमूमन ये कहा भी जाता है कि जब है तो वो सही मायने में उसका चयन होता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात, तो जनता के बीच से चुनकर आए थे आपको बता दें मुलायम सिंह यादव। लेकिन अब एमएलसी बनकर सीएम बनने की जो ये परिपाटी है, इस पर योगी आदित्यनाथ ने ब्रेक लगा दिया है। और एक चैलेंज देखिए ये जरूर आ गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जिस समय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद सवाल अखिलेश यादव से भी। अखिलेश यादव भी एमएलसी बनकर ही जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन उन्होंने भी यू टर्न लेते हुए कहा पार्टी जहां से कहेगी चुनाव लड़ेंगे। तो अक्सर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये सवाल उठते थे कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की तरफ जो कि मुलायम सिंह के बाद 18 साल का यह समय बीत गया, जब ना तो मायावती, ना अखिलेश यादव, ना ही योगी आदित्यनाथ सीधा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री पद पर आए। लेकिन अब 18 साल बाद ये जो पूरी परिस्थिति है ये टूटती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अब आपको ये बता दें हम, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास। 1989 तक देखिए ना वो चुनकर आता था, लेकिन उसके बाद विधान परिषद से मुख्यमंत्री पद पर नेताओं का आना शुरू हुआ। लेकिन मायावती ने तो कभी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा ही नहीं, और उनके दौर से ये परंपरा कुछ ऐसा लगा कि सेट हो गई है कि अब ऐसा ही होगा उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मायावती के बाद मुलायम सिंह भी विधान परिषद से एमएलसी बनकर आए, फिर मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, ये तीनों एमएलसी बनकर ही मुख्यमंत्री पद पर आए। और अब आपको ये मैदान में है, तो क्या चुनौती को स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव भी, जो उनका यादव बेल्ट है या जो उनकी पारिवारिक सीटें मानी जाती हैं, वहां से क्या चुनाव लड़ेंगे? तो अब इसके एनालिसिस पर हम आते हैं, और मेरे सहयोगी पीयूष पांडे भी हमारे साथ बस अब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, हमारे सोशल मीडिया एडिटर भी हैं। हम दोनों ने मिलकर कितनी खबरें, मुझे याद है कि अपने प्रोग्राम के लिए भी बनाई कि अयोध्या से लड़ेंगे, उसके ये मायने हैं, ऐसा होगा, नाम लगभग पक्का है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन देखिए गोरखपुर मीनाक्षी, मुझे लगता है कि बीजेपी मीडिया मैनेजमेंट में बहुत तगड़ी पार्टी है। मथुरा की पहले अफवाहें उड़ी, उससे पहले सबसे पहले गोरखपुर की अफवाहें थी, फिर मथुरा की अफवाहें उड़ी, फिर अयोध्या को सेट किया गया। मीडिया में खूब जगह बटोरी गई, सूत्रों के हवाले से खबर चली। लेकिन आज जब 107 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो गोरखपुर सदर का नाम सामने आया। गोरखपुर में 9 सीटें हैं। गोरखपुर सदर जो गोरखपुर शहर की सीट है, गोरक्षपीठ बेसिकली वहीं पर है, उसी सीट के अंतर्गत आता है। तो वो जाहिर सी बात है कि अनडिबेटेबल है, वहां से जीतना 99.99 तय है।
योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि वो उनकी सीट है। वो जब सांसद नहीं बने थे तब भी वहां पर सक्रिय थे, जब पीठाधीश्वर, जब महंत बने थे गोरक्षपीठ के, तब भी वहां पर सक्रिय थे। उनकी वहां पर आम लोगों से मुलाकात है, जान पहचान है, उनके बीच में रहे हैं। तो उन्होंने वो बहुत सुरक्षित सीट बीजेपी ने चुनी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी का फेस है, मुख्यमंत्री फेस है। बीजेपी कोई रिस्क नहीं ले सकती थी या नहीं लेना चाहती थी कि कहीं और से लड़ाकर किसी तरह की। नहीं, लेकिन रिस्क जैसी बात कहाँ है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में उनका बैकग्राउंडर समझ में आता है, लेकिन अयोध्या जहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए 40 बार उन्होंने विजिट किया, अयोध्या में जो उनके पूर्वज रहे हैं, जो उनसे पहले के जो पीठाधीश्वर रहे हैं, वो उन सबका अपना एक अलग वहां पर एक्टिव योगदान रहा। उन सब के बावजूद भी अयोध्या ना चुनकर गोरखपुर, सिर्फ सुरक्षित सीट है, इसके पीछे का क्या ये रीजन हो सकता है? नहीं, वो दोनों बातें हो गई। एक तो ये है कि गोरक्षपीठ जहां पर है, गोरखपुर सदर सीट जो है, वहां से चुनाव लड़ने के दो फायदे हुए। एक तो ये कि वो सुरक्षित सीट, मतलब वहां पे हारने का खतरा बिल्कुल नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ दूसरी सीटों पर प्रचार में आराम से जुट पाएंगे। उनको अपनी सीट की चिंता करने की जरूरत कतई नहीं है, जो अयोध्या में भी था, लेकिन वो फैक्टर इस सीट पर ज्यादा है। दूसरा, अखिलेश यादव या विपक्षी जो आरोप लगा रहे थे कि ये अयोध्या को चुन रहे हैं, इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि राम मंदिर और तमाम ध्रुवीकरण, वो सारे आरोप उन्होंने खारिज कर दिए कि गोरखपुर में काम किया है, उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट आज जब ये लिस्ट जैसी अनाउंस हुई तो मैंने ये सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि अयोध्या क्यों नहीं, जिसको लेकर आप लगातार ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी चुनावों में जा रही है अपना प्रॉमिस डिलीवर करके, जो हमेशा उनके मैनिफेस्टो में होता था कि राम मंदिर निर्माण हमारा लक्ष्य है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो निर्माण कार्य जो है जारी है और आप अपने वादे को डिलीवर करते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो व्हाई नॉट अयोध्या? लेकिन उस पर उन्होंने बिल्कुल यही दलील दी कि हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि अपने घर से भाग रहे हैं, तो लोग अपने घर से ही चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन इंटरेस्टिंग अब ये भी है कि क्या अखिलेश यादव के ऊपर अब प्रेशर बनेगा सीधा चुनाव लड़ने का? निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की सीट का अनाउंसमेंट हो गया है। अखिलेश यादव अभी तक कभी चुनाव लड़कर विधानसभा की नहीं पहुंचे विधानसभा में। हालांकि अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि सांसदी का चुनाव नहीं लड़ा हो, लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा हो, उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो कई सालों से चुनाव जीत के लोकसभा पहुंचे, तो वो तो नहीं है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये दबाव बनेगा कि वो एक सीट अनाउंस करें, और वो कौन सी सीट होती है वो दिलचस्प होगा देखना कि वो किस सीट से लड़ते हैं, कि वो क्या इटावा, सैफई, मैनपुरी, ये सारी बेल्ट जो है, कन्नौज, शिकोवात, फिरोजाबाद, ये सारी बेल्ट जो है अखिलेश यादव की बेल्ट कही जा सकती है। तो इसमें से किस सीट को वो चुनते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अभी भी आज के दिन में जिस तरह से नाम अनाउंस हुआ तो एकदम से एक सरप्राइज फैक्टर था, क्योंकि सबने मान लिया था कि अयोध्या ही है। हम भी मान चुके थे कि अयोध्या से ही योगी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अंदर सूत्रों से खबरें निकल कर आ रही थी और बड़े कंफर्म विश्वसनीय सूत्रों से खबरें मिल रही थी। लेकिन हाँ, आपने जो पॉइंट बोला, मैं कुछ मीनाक्षी जैसे जो सीटें आपने आपकी इस बात का नहीं, मैं आपकी इस बात का इतना हिस्सा जो है वो सेव करके रख रही हूँ अपने पास। अगर आपकी इस बात में मोहर लग गई तो फिर उस दिन की हेडलाइन यही बोल के चलाएंगे। नहीं, मतलब ये एक सवाल है केवल। अब एक चीज मेरे दिमाग में हो रहा है कि जैसे अब एक सीट में बेबी रानी मौर्य का अनाउंसमेंट हुआ है आगरा रूरल से। अब बेबी रानी मौर्य जो है वो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनको इस्तीफा दिलाकर लाया गया। माना यह जा रहा था कि उनको कोई बहुत बड़ा पद दिया जाएगा, उनको या तो संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा। ये एक दूसरी रणनीति है जहां पे उनको उत्तराखंड के राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर लाया गया और विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनका मंत्री बनना तय माना जा सकता है, लेकिन उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत सरगर्मियां थी कि उनको किस वजह से उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलाया गया है। तो ये सारी चीजें इस लिस्ट में हैं। मृगांका सिंह को टिकट दिया गया, जो हुकुमदेव सिंह की बेटी है कैराना से। लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था तो बहुत नाराज हो गई थी कि मुझे टिकट नहीं दिया गया। उस वक्त उन्होंने काफी आरोप भी लगाए थे, और हुकुमदेव कैराना में 5 बार या 4 बार के विधायक थे, तो उनको टिकट दिया गया है। संगीत सोम सरगना से टिकट फिर पा लिया, जबकि मतलब उन पर मुजफ्फरनगर के बाद काफी आरोप थे, लेकिन वो बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। तो ये है, दिलचस्प है। मतलब पहली सूची इंटरेस्टिंग है। 20 से 21
जी, 20 से 21 जो नए चेहरे उतारे हैं उसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ये अनाउंस भी किया कि इसमें डॉक्टर्स हैं, महिलाएँ हैं और बाकी अपने-अपने क्षेत्र के कुछ अचीवर्स भी हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए चेहरे उन्होंने मैदान में उतारे हैं। लेकिन जिस बात का ज़िक्र मैं पहले भी कर रही थी, देखिए प्रियंका गांधी भी लगभग ऐसा ही कुछ दावा अपने पहली सूची के अनाउंसमेंट के समय करती हुई दिखाई दी। तो बीजेपी ने भी आज ये दाव जो है खेला ही है। और अब समाजवादी जब अपनी पूरी लिस्ट अनाउंस करेंगे उस समय क्या तस्वीर उभरती है। तो कुल मिलाकर पूरा उत्तर प्रदेश का ये चुनावी गणित जो है वो इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। आज तो बात सैटरडे की थी, मुझे लगता है संडे के अभी आने वाले 1-2 हफ्ते जो और है वो बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। तो ऐसी खबरें लगातार आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे और टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।